विभाग श्री नीतीश कुमार। यहाँ मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री और नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री श्री शैलेश कुमार जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग जो नालंदा के निवासी हैं, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग और नालंदा के विधायक श्री श्रवण कुमार जी, नालंदा के सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, हरनौत के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री हरिनारायण बाबू, अस्थामा के विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, इस्लामपुर के विधायक श्री चंद्रसेन प्रसाद जी, हिलसा के विधायक श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव जी, राजगीर के विधायक श्री रवि ज्योति कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री हीरा प्रसाद बिंद जी, बिहार विधान परिषद की माननीय सदस्य श्रीमती रीना देवी जी, पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील कुमार जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री राजू यादव जी, जिला परिषद नालंदा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती तनुजा कुमारी जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री बनारस प्रसाद जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष जनाब हुमायूं अख्तर तारिक साहब, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री दिलीप कुमार जी, यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय साथीगण, सम्मानित नेतागण और विभिन्न स्तर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मंच पर विराजमान बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री पीके ठाकुर जी, पटना के पुलिस महानिरीक्षक नैयर हसनैन खान साहब, विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक श्री बच्चू सिंह मीना जी, वरीय IAS पदाधिकारी और जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बाला मुरुगन DG, नालंदा के जिलाधिकारी श्री त्यागराजन SMG, नालंदा के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, जीविका की दीदीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चेतना सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले नालंदा की इस पवित्र धरती का मैं नमन करता हूं और आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में इस चेतना सभा में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। जो हमारी निश्चय यात्रा है उसके मकसद के बारे में हमारे साथियों ने, पूर्व वक्ताओं ने बताने की कोशिश की है। हम इस निश्चय यात्रा पर इसलिए निकले हैं ताकि हम देख सकें कि जो हमारा 7 निश्चय है उसका क्रियान्वयन सर जमीन पर किस प्रकार हो रहा, और इसके अलावे हमने और भी जो
महत्वपूर्ण काम किए हैं। लोक शिकायत निवारण का कानून बनाया है और बिहार के लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है और यह देश में पहली बार किसी राज्य में हो रहा है। और उस कानून को हमने इस साल 5 जून को लागू किया। 5 जून एक ऐतिहासिक दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है और 5 जून 1974 को ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। इसलिए हम सभी निष्ठा के साथ 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसी 5 जून को इस कार्यक्रम के प्रति जो मेरी निष्ठा है उसको प्रदर्शित करने के लिए भी हमने उस तिथि का चयन किया और उस दिन से इसको लागू किया गया। और ये एक जबरदस्त कानून है। आपको अपने शिकायत के निवारण के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यह आपका कानूनी अधिकार है कि आपकी समस्या का समाधान हो और इसके लिए पूरे बिहार में सब डिवीजन अनुमंडल के स्तर पर और जिला के स्तर पर लोक शिकायत निवारण केंद्र बनाए गए। अनुमंडल कार्यालय में अधिकांश जगहों पर या कलेक्ट्रेट के पास। और इस लोक शिकायत निवारण केंद्र में आप अपना शिकायत से संबंधित आवेदन पत्र दे सकते हैं। जिस तरह से भी आवेदन पत्र आप लिखना जाने आप समर्पित करिएगा और वहां पर एक काउंटर बना हुआ है जो आपकी सहायता करेगा, आपका आवेदन पत्र लेगा और आपके सामने उसके लिए बना हुआ जो फॉर्मेट है उसमें आपके आवेदन पत्र को वो भर देगा आपके समक्ष। और फिर न सिर्फ उसके लिए पावती रसीद मिलती है बल्कि साथ ही साथ जो शिकायत करता है उनको एक तारीख दे दी जाती है 8 दिन के अंदर कि आप फला तारीख को आइए और आपकी समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को भी बुलाया जाएगा। और वो आवेदन पत्र देकर जाता है। आवेदन पत्र प्राप्त होते ही जिस विभाग से और जिस कार्यालय से संबंधित वो शिकायत होती है तत्काल वहां सूचना जाती है और उनको भी बता दिया जाता है कि फला तारीख को आपको उपस्थित होना। हमने खुद इस निश्चय यात्रा के दौरान दर्जनों जगहों पर लोक शिकायत केंद्र का निरीक्षण किया और बाजाप्ता सुनवाई होती है। जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी है उनके सामने एक तरफ शिकायतकर्ता बैठते हैं कुर्सी पर और दूसरी तरफ उनकी शिकायत जिससे संबंधित है उस विभाग का अधिकारी बैठता है और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पूछता है कि आपकी यही समस्या है और सामने वाले अधिकारी से कहता है आप बताइए क्या कहना है और समस्या का निदान होता है। हमने तो दर्जनों जगह देख लिया, हर प्रकार की शिकायत आई। एक जगह तो हम गए जहां बिजली बिल से संबंधित शिकायत थी। शिकायतकर्ता ने कहा आवेदन दिया था कि हमको बिजली का बिल ज्यादा आया। उसकी शिकायत चली गई बिजली विभाग में। जो तारीख थी उस तारीख पर जो बिजली विभाग का इंजीनियर जो संबंधित पदाधिकारी वो आया, उसने पूछा कि आप बताइए। उसको बिजली का बिल आया था 24,000 रुपए का। सामने बिजली के अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा कि हमने जांच कर ली है, इनका बिजली का बिल ज्यादा है, इनका बिजली का बिल 24,000 का नहीं 12,000 का होना चाहिए था। तो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने शिकायतकर्ता से पूछा कि आप संतुष्ट हैं? उन्होंने कहा मैं संतुष्ट हूं, हमारा बिल 12,000 का होना चाहिए।
दूसरी जगह हम एक जगह गए, एक गरीब आदमी की शिकायत थी कि भाई उसको 28,000 रुपया का बिल आ गया, इतना रुपया हम कहां से देंगे और इतना बिल कैसे आ गया। जानते हैं, उसी प्रकार से ये दूसरे जिले की कहानी है। सामने जो बिजली का इंजीनियर था, उसने कहा कि भाई इनकी शिकायत जायज है, हम सब सुन रहे हैं, और उसने बताया कि इनका बिजली का बिल 28,000 रुपया जो आया है ज्यादा है, इनका दरअसल बिजली का बिल 800 रुपये का है। आप सोच सकते हैं, 28,000 का बिल मिला उसको, उसने शिकायत दर्ज कराई और जांच करके वो बिल 800 रुपये का निकला। आप सोच सकते हैं इस तरह से समस्याओं का हल हो रहा है। हम किशनगंज में गए थे, वहां एक आदमी ने जमीन खरीदी थी 1978 में, किशनगंज बाजार में के पास 1.5 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन उसने खरीदा था। उसका रसीद कट रहा था 1980 तक, यानी 2 साल तक। 1980 के बाद आज 2016 में है, 36 साल से वो प्रयास कर रहा था कि उसने जमीन खरीदी है, इसका रसीद कटना चाहिए, रसीद नहीं कट रहा था। और जब उसने शिकायत वहां पर की तो राजस्व विभाग के सीओ आए और बाजाप्ता उनका रसीद वगैरह काट करके आए, कहा कि हाँ गलती थी, इनका रसीद कटना चाहिए था, रसीद वगैरह सब कटना शुरू हो गया। इसी तरह से एक जगह सड़क का मामला था, सड़क स्वीकृत है, काम नहीं शुरू हुआ। वहां पहुंचने के बाद हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं ग्रामीण कार्य विभाग के, इन्हीं के विभाग से संबंधित था, इनको तो पता भी नहीं होगा, और वो सड़क स्वीकृत थी, बन नहीं रही थी। गांव के आदमी ने शिकायत किया तो वहां पर इनके विभाग का इंजीनियर आया और उसने कहा कि साहब हमने तो डीपीआर बनवा के भेज दिया, लेकिन लोक शिकायत निवारण केंद्र के अधिकारी ने कहा कि हमको ये बताइए कि आप काम कब से शुरू कीजिए। तो उसने बताया कि मार्च महीने से काम शुरू हो जाएगा। हम सब सुन रहे थे, सामने वाले गांव के लोगों से पूछा, काम लोग संतुष्ट हैं, हम लोग यही तो चाहते थे, नहीं तो सड़क स्वीकृत और काम ही नहीं शुरू हो रहा। तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिजली का क्षेत्र, हमने कुछ उदाहरण आपको दिया, इस तरह से समस्या का हल हो रहा। 5 जून से शुरू हुआ और जान लीजिए आज तक 1,03,304 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, और नियम है 60 दिन के अंदर समस्या का निदान होगा, और अगर 60 दिन के अंदर समस्या का निदान नहीं होगा तो अपील का अधिकार है, संबद्ध अधिकारी को दंडित किया जाएगा। यह प्रावधान है कानून में। और जानते हैं 1,03,304 आवेदन प्राप्त हुए हैं, और इसमें से 80,875 आवेदन पत्रों का निष्पादन हो गया 60 दिन के अंदर। बाकी तो अभी तुरंत का 60 दिन अभी पूरा भी नहीं। तो ये जबरदस्त कानून बना। इस चेतना सभा के माध्यम से आपको न सिर्फ हम जानकारी दे रहे हैं, बल्कि आपसे आग्रह कर रहे हैं, अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अनुमंडल या जिला में जाइए, और आप जानते हैं गलती से अगर जिला का मामला का शिकायत आपने अनुमंडल में कर दिया तो वो आवेदन पत्र आपका रद्द नहीं होगा, वो सीधे अपने आप जब देखेगा कि नहीं जिला से संबंधित मामला है तो उस आवेदन पत्र को जिला शिकायत निवारण केंद्र में भेज दिया जाएगा, और जिला शिकायत निवारण केंद्र से आपको सूचना जाएगी कि फला तारीख को आप आइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो यह प्रयोग हमने किया। आपको मालूम है 10 साल पहले से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम हमने चलाना शुरू किया, और उसके बाद जनता के दरबार के कार्यक्रम में हर स्तर के पदाधिकारियों को भी उसमें उपस्थित होने का निर्देश दिया, और ये सिलसिला चल रहा था। लोगों की समस्या का समाधान हो रहा था, हम लोग प्रयास करते थे, और इसी दौर में मुझको लगा कि भाई अब इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं समस्या के समाधान का अधिकार
लोगों को मिले। और उसके बाद हमने वो अधिकार का कानून लाया पिछले वर्ष 2015 में, और इस साल उसको लागू कर दिया और बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो चल रहा है। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि इतना बड़ा 10 साल से जो हम प्रयास कर रहे हैं उससे एक कदम आगे हम बढ़ें। अभी लोगों को ठीक से मालूम नहीं, इसलिए हम चेतना सभा के माध्यम से सबसे अपील करेंगे और अपील कर रहे हैं। लोग बोलते हैं सुशासन, अरे किसको कहते हैं सुशासन? एक तरफ कानून का राज होना चाहिए, दूसरी तरफ सबों को न्याय मिलना चाहिए, न्याय के साथ विकास होना चाहिए, और जो सबसे बड़ी बात है लोगों की समस्याओं का, शिकायतों का समाधान होना चाहिए। और यह सब कुछ होगा तो लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ेगा, तो लोकतंत्र की नींव और गहरी होगी और मजबूत होगी, तो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए सुशासन का एक जबरदस्त कार्यक्रम है। हमने हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की है, चाहे बुनियादी ढांचा हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, हर जगह काम हुआ। 12.5% बच्चे हमारे स्कूल के बाहर रह जाते थे। हमने उसको स्कूल पहुंचाने के लिए 26-27 हजार के करीब नए स्कूल खोले, 2 लाख से भी ज्यादा नए कमरों का निर्माण हुआ, 4 लाख शिक्षकों का नियोजन हुआ, और आज नतीजा कि 1% से भी कम बच्चे हमारे स्कूलों के बाहर हैं। लड़कियां कम जाती थी मिडिल स्कूल से, गरीबी के कारण माँ बाप भेजते नहीं थे, तो हमने लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की थी। लड़कियों की संख्या मिडिल स्कूल में बढ़ गई। हमने सोचा कि मिडिल स्कूल तक ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। तो 9वीं क्लास में पहुंचने वाली लड़कियों के लिए हमने बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की। पटना और बिहार शरीफ में कोई लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती थी। अगर कहीं कोई लड़की साइकिल पर दिख जाती थी तो पूरा गांव चिंता में डूब जाता था, और लड़की के अभिभावक को कहता था कि बेटी को संभालिए, ये हाथ से निकल जाएगी। ये थी लोगों की मानसिकता, यह था सोच। और जब लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत हुई तो हर घर से लड़की साइकिल चलाकर समूह में जब स्कूल जाने लगी तो लोगों की सोच बदल गई, मानसिकता बदल गई, और लड़कियां स्कूल में ज्यादा संख्या में पढ़ने लगी। जब हमने उस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या थी मात्र 1,70,000, और आज आप जानते हैं 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, आपको जानकर खुशी हो गई, खुशी होगी, अब संख्या हो गई है 8,15,000। तो ये सब काम हुआ लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए। बिहार पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं में और स्थानीय नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया गया। संविधान में लिखा हुआ है कि कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। हमने सोचा कि भाई इसमें कम से कम लिखा हुआ 1/3, अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि महिलाओं की आबादी आधी है, इसलिए उनकी हिस्सेदारी भी आधी होनी चाहिए, और 50% का आरक्षण दिया। 3 बार पंचायत का चुनाव हो गया, 2 बार नगर निकाय का चुनाव हो चुका, अगला चुनाव अगले वर्ष होने वाला। 50% से भी ज्यादा महिलाएं जीत कर आती। मैं अधिकांश जगहों पर जाता हूं 7 निश्चय के कार्यक्रमों का निरीक्षण करने, तो मैं देखता हूं वार्ड मेंबर भी महिला, मुखिया भी महिला, पंचायत समिति की सदस्य भी महिला, कभी कभी जिला परिषद की सदस्य भी महिला। देखकर बहुत ही खुशी होती है कि अब महिलाएं इस कदर सार्वजनिक कामों में लगी हुई है। तो यह विकास हुआ, यह सब काम हुआ। लेकिन इस सब काम के बाद हमने सोचा कि भाई शिकायत का कानूनी निपटारे का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, वो हमने करके सामने ला दिया। अब यही नहीं, 7 निश्चय हमने किया
पिछले चुनाव के पहले हम लोगों का महागठबंधन बना, जनता दल यू, राजद और कांग्रेस पार्टी का, और हम लोगों के महागठबंधन का साझा कार्यक्रम का ऐलान हुआ। उस साझा कार्यक्रम में 7 निश्चय की बात कही गई। बिहार के लोगों ने महागठबंधन को जनादेश दिया, सरकार बनी। 20 नवंबर 2015 को सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद हमने 7 निश्चय का जो ऐलान किया था उसको सरकार की तरफ से घोषित किया कि इसे हम लागू करेंगे, यह सरकार का कार्यक्रम होगा। और लगातार मेहनत करके एक एक निश्चय को लागू करने के लिए हम लोगों ने स्कीम बनाई और कार्य योजना बनाई और उसको अमली जामा पहनाने लगे। आज जो निकले हैं निश्चय यात्रा में, उस 7 निश्चय के नाम पर यह निश्चय यात्रा है। हम वायदा करने में विश्वास नहीं करते हैं। श्रवण जी कह रहे थे, कुछ लोगों की आदत होती है चुनाव में ढेर सारे वायदे कर दो और बाद में उसको जुमला कहकर पिंड छुड़ा लो। हम उन लोगों में से नहीं हैं। अगर बोलेंगे उसके पहले सोच लेंगे, और जब एक बार हम कह देंगे तो चाहे कुछ भी हो हम अपना कदम पीछे नहीं हटाते हैं, चाहे जितनी कठिनाई आए उसको लागू करते हैं। अब जो 7 निश्चय हमने किया ये सबों के लिए है। गांव में रहिए, शहर में रहिए, अमीर होइए, गरीब होइए, ऊंची जात के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, स्त्री हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई या किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग, सबों के लिए हमारी सारी योजनाएं, ये 7 निश्चय यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सबों के लिए उपलब्ध है, चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है। और वो 7 निश्चय का एक निश्चय हमारा था, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए कि महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस की सेवा में हमने पहले से कर रखा था, लेकिन बाकी सेवाओं में भी 35% का आरक्षण देने का निश्चय 7 निश्चय के अंतर्गत था। 20 नवंबर 2015 को सरकार बनी। 2 महीने के अंदर जनवरी महीने में हमने एक निश्चय का अनुपालन कर दिया। बिहार में नियम बनाकर उसको लागू कर दिया। अब चाहे जिस प्रकार की भी नौकरी हो, सब में कम से कम 35% महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया। और बाकी का निश्चय, पहला निश्चय है युवाओं के लिए, बल्कि 2 निश्चय युवाओं के लिए। एक निश्चय जो हमारा आर्थिक हल, युवाओं को बल, उसका 5 कार्यक्रम है। उसमें 5 कार्यक्रम हमने देखा कि हमारे यहां बिहार में 12वीं कक्षा के बाद, जैसे हम पहली बार आए थे तो हमने लक्ष्य बनाया था कि जो बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते हैं उनको स्कूल तक पहुंचाना। उसी प्रकार इस बार हमने देखा कि भाई 12वीं कक्षा के बाद हमारे युवा, लड़का हो या लड़की, मात्र 13% आगे की पढ़ाई करते। यह बहुत ही चिंताजनक बात। हमने कहा कि कम से कम 12वीं कक्षा के बाद 35 से 40% युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। तो हमने महसूस किया कि आखिर मात्र 13% क्यों है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक विपन्नता, गरीबी। अभिभावकों के पास, माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बेटे बेटियों को आगे पढ़ा सके। इसलिए हम लोगों के पहले निश्चय का पहला कार्यक्रम है, हम चाहते हैं कि हमारे युवा उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। तो हम लोगों ने पहले निश्चय के पहले कार्यक्रम के तौर पर किया कि भाई जो भी युवा 12वीं के आगे पढ़ना चाहेगा
उसको 4 लाख रुपए का स्टूडेंट 4 लाख रुपए की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे, ताकि माता पिता पर बोझ डाले अपने बलबूते पर वो आगे की पढ़ाई करें। दूसरा था कि जो आगे पढ़ने में नहीं, रोजगार की तलाश करने में रुचि रखता है। अब कई बार देखा गया है कि अवसर है लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि रोजगार के लिए तो इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। अब जाना है कहीं साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, तो उसके लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा, गाड़ी भाड़ा चाहिए, बस भाड़ा चाहिए, रेलगाड़ी का भाड़ा चाहिए। जब दूसरी जगह पर जाएगा तो खाने के लिए पैसा चाहिए, रहने के लिए पैसा चाहिए। माता पिता गरीबी के कारण हर बार अपने बेटे बेटियों को यह सहायता करने में असमर्थ रहते। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ऐसे युवाओं की मदद होनी चाहिए। तो पहले निश्चय का, युवाओं के पहले निश्चय का दूसरा कार्यक्रम, पहला जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था, उसका दूसरा कार्यक्रम हमने यह तय किया कि 20 से 25 वर्ष के आयु सीमा के अंतर्गत जो युवा होंगे और रोजगार की तलाश में लगे होंगे, वैसे युवाओं को 2 वर्ष तक 1000 रुपया प्रति माह के दर से स्वयं सहायता भत्ता देंगे, ताकि उसको रोजगार तलाशने में कठिनाई न हो। और तीसरा, रोजगार तलाशते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि आज के युग में हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। इसलिए कंप्यूटर पर काम करने की कला अगर आप में नहीं है तो आपको अच्छा काम नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, आप कहीं भी जाइएगा तो आपको बोलना आना चाहिए। हिंदी के साथ साथ कुछ अंग्रेजी भी बोलने में सक्षम होना चाहिए, तो उसको बेहतर रोजगार की संभावना होती है। और उसके अलावे यह भी जरूरी है कि उसका व्यवहार ठीक होना चाहिए। अगर व्यवहार ठीक नहीं होगा तो सामने वाला उससे प्रभावित नहीं होगा और उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखेगा। अगर मान लीजिए कोई नौजवान है, अपने से बड़ी उम्र के आदमी से मिलने जा रहा है और उसके पास मिलने गया और सामने खड़ा होकर के अपने फुल पैंट के दोनों जेब में अपना दोनों हाथ डाल के टाइट खड़ा हो जाएगा, तो सामने वाला कहेगा कि कैसा ही भाई, फालतू लड़का है, इसमें तो कोई विनम्रता नहीं है, तो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर वही सामने वाले के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेगा तो वो कहेगा कि नहीं भाई, इस लड़के की मदद करनी चाहिए। इसलिए कंप्यूटर का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बोलने की कला और उसके साथ साथ व्यवहार कौशल, ये तीनों को मिलाकर हमने कुशल युवा कार्यक्रम बनाया और हर ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र खोल दिया। अब इसमें जो युवा इच्छुक होंगे वो आएंगे और ये ट्रेनिंग पाएंगे। मेरा अपना अनुभव है, जब पहला ट्रेनिंग की जगह जो थी उसको देखने का मौका मिला और उसके शुरुआत करने का मौका मिला, आधे घंटे के अंदर ट्रेनिंग का काम शुरू हुआ था और आधे घंटे के बाद हम उस ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचे, कुशल युवा केंद्र पर, कौशल विकास केंद्र पर। और आधे घंटे के बाद जो पहला क्लास था उसको जिस ढंग से कंप्यूटर पर काम करना सिखाया जा रहा था कि उसमें अच्छी खासी संख्या में 15-20 लड़के थे और उतनी ही लड़कियां थी। वो बहुत प्रसन्न थे कि भाई इतना सहज ढंग से ये सिखाया जा रहा है कि वो प्रसन्न थे। तो सिखाने का तरीका भी ऐसा अद्भुत है। वो अभी काम शुरू हो गया और आपको मालूम है, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो या कुशल युवा कार्यक्रम हो, स्वयं सहायता भत्ता हो, इसमें इच्छुक लोग दरखास्त देंगे। तो हमने सोचा कि दरखास्त देंगे कहाँ, जिला में जाकर दरखास्त देंगे, भीड़ लगेगी, तकलीफ होगी। इसलिए हम लोगों ने हर जिले में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र बनाया और बिहार शरीफ पे भी बना हुआ है।
जाकर देख लीजिए कितना बड़ा कक्ष बना है। अब किसी को लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दरखास्त देता है ऑनलाइन, तारीख उसको दी जाती है और उस दिन वो आता है, आराम से जाता है काउंटर पर, उसको एक टोकन नंबर मिलता है, कुर्सी पर बैठ जाता है हॉल में, और उसका जब टोकन नंबर काउंटर पर दिख जाता है तो वहां जाता है, अपना कागज पत्र दिखाता है, उसके कागज पत्र को देख करके उसका काम पूरा कर दिया जाता है। इस तरह से सहायता दी जा रही है। हमारे इन कार्यक्रमों में जैसे एटीएम के बाहर लाइन लगता है वैसा लाइन नहीं लगता है, क्योंकि हमने काम जो किया, सोचा इसके लिए क्या क्या करना चाहिए पहले ही सोच लिया। और ये मामूली बात नहीं, बरसात का दिन था, हमने तय कर लिया था कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, और उसी दिन से हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और 2 अक्टूबर के पहले बिल्डिंग बनकर तैयार होना चाहिए। कई जिलों में बाढ़ के कारण, वर्षा के कारण काम बाधित हुआ, लेकिन संकल्प था। मैं उस काम में लगे अपने तमाम अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेहनत किया, और 2 अक्टूबर के सप्ताह भर 10 दिन पहले जिला निबंधन केंद्र का भवन बनकर तैयार हो गया, उसमें सारा कंप्यूटर वगैरह लग गया, और अब वो काम करना शुरू कर दिया। हमारे जितने युवा हैं लाभ उठाइए। और युवाओं को इसके अलावा और 2 काम हमने किया है युवाओं के लिए। एक तो किया है कि आज इंटरनेट की दुनिया है, और उसके जरिए आप ज्ञान की बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट के जरिए आप किताब के जिस हिस्से को आप पढ़ना चाहते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह की अनेक प्रकार की बातें इंटरनेट के जरिए उसके सहारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए वाईफाई की सुविधा की जरूरत है। हम लोगों ने अपने निश्चय में यह भी तय किया कि राज्य के जितने सरकारी कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन सबों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, और उसके लिए काम हो रहा है। फरवरी महीने से सारे हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, और हमारे स्टूडेंट मोबाइल के जरिए जो चाहेंगे डाउनलोड करेंगे। लेकिन युवाओं को हम एक ही बात कहेंगे कि भाई वाईफाई की सुविधा दे रहे हैं, काम की बात और ज्ञान की बात को डाउनलोड करिएगा। ऐसा न हो कि सिनेमा वगैरह डाउनलोड करने लगे। ये पटना में हम लोगों ने 22 किलोमीटर तक मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई थी आज से 3 साल पहले। तो पता चला कि ज्यादातर लोगों ने फिल्म डाउनलोड किया। तो युवाओं से हम यही कहेंगे उस सुविधा का लाभ उठाइएगा, और काम की चीजों को डाउनलोड करने में। और आखिरी चीज, 5वां हमारा कार्यक्रम है युवाओं के लिए, वह है कि बहुत सारे हमारे युवा हैं जो अपने बलबूते पर, बहुत उद्यमशीलता है उनमें, काम करना चाहते, कोई उद्योग लगाना चाहते, वो दूसरों के यहाँ रोजगार के लिए नहीं जाते, वो इतने सक्षम हैं कि अपने काम के जरिए दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। ऐसे उद्यमशील युवाओं को सहायता करने के लिए हमने 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया, और अब उसकी नीति बन गई। ऐसे युवाओं को उससे भी सहायता मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी। तो युवाओं के लिए ये 5 कार्यक्रम, आर्थिक हल, युवाओं को बल, और इसके अलावा हम एक तरफ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। तो पढ़ेगा तो उसके लिए संस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ संस्थाओं की कमी, इसलिए हम लोगों ने तय किया पूरे बिहार के हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होगा, एक जीएनएम का स्कूल होगा, एक महिला आईटीआई होगा, एक पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट होगा, और हर सब डिवीजन में एक आईटीआई होगा, एएनएम स्कूल होगा, ताकि इतनी बड़ी संख्या में अब संस्थान खुल जाएंगे। और पूरे बिहार में 5 और नए मेडिकल कॉलेज
और हमारे जितने मेडिकल कॉलेज हैं सबों में नर्सिंग कॉलेज। आप समझ लीजिए, आज नर्सेज की जितनी जरूरत है, बिहार की बात छोड़ दीजिए, देश की बात छोड़ दीजिए, दुनिया में उपलब्ध नहीं है। और बिहार में केरला के बाद ये देखा गया है कि हमारे महिलाओं में यह प्रवृत्ति है सेवा की। तो अब इतने इंस्टीट्यूट बना दिए गए कि वो ट्रेनिंग लेगी, इसके बाद उनको नर्सिंग का काम मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा। इसलिए एक तरफ अगर और काम कर रहे हैं तो इन संस्थाओं का निर्माण भी करा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, नर्सिंग का व्यवस्था, पैरामेडिक इंस्टीट्यूट, महिला ITI, तो जिले में एक, लेकिन सब डिवीजन स्तर पर एक एक ITI की स्थापना, ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो ये दूसरा कार्यक्रम था, हमारा दूसरा निश्चय था। 2 निश्चय युवाओं के लिए, 1 निश्चय महिलाओं के लिए, बाकी का 4 निश्चय बचा वो सबों के लिए। हर घर में नल का पानी, हर घर में शौचालय। लोग कल्पना नहीं करते थे, शहरों के कुछ हिस्से में नल का पानी उपलब्ध होता है। हमारा निश्चय है कि हर घर में नल का जल मिलेगा और हर घर में शौचालय। खुले में शौच से मुक्ति होनी चाहिए। खुले में शौच के कारण 90% बीमारी होती है, वो बीमारी से मुक्ति होगी तो खुले में शौच से मुक्ति हो, हर घर शौचालय, हर घर नल का जल, हर गांव के गलियों का पक्कीकरण और नाली का निर्माण। गांव तक सड़क हमने बनवा दिया और बनवा रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर की गलियां कच्ची हैं। नतीजा होता था कि बैसाख महीने में भी कीचड़ रहता था गांव में। उससे छुटकारा दिलाने के लिए गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण, ताकि बिना पैर गंदा किए घर से निकलिए, जहां जाना हो वहां जाइए और वापिस आ रहे तो अपने घर तक आ जाइए। ये एक निश्चय है। और इसके अलावा एक है, हर घर बिजली का कनेक्शन। अब बिजली की स्थिति में सुधार आया। बिहार के हर गांव तक 2017 के अंत तक हम लोग बिजली पहुंचा देंगे। और इस 7 निश्चय के अंतर्गत, एक निश्चय के अंतर्गत हर घर में बिजली का कनेक्शन दिलवा देंगे। और बिजली के कनेक्शन के लिए अलग से घर घर का सर्वेक्षण किया गया। और जो भी बिजली कनेक्शन के इच्छुक होंगे उनको सरकार की तरफ से कनेक्शन दिलवा दिया जाएगा, चाहे BPL हो या APL हो। तो आप बताइए कि गांव में क्या चाहिए? शौचालय, नल का पानी, गली पक्की, नाली का निर्माण और हर घर में बिजली। तो चाहिए क्या? केंद्र सरकार कहती है स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और स्मार्ट सिटी के लिए 5 साल में 500 करोड़ रुपया का प्रावधान किया। भला बताइए, 5 साल में 500 करोड़ रुपया में शहर स्मार्ट बनाना चाहते हैं। खैर, हम लोग तो सहयोग कर रहे हैं, बन जाए स्मार्ट शहर, जितना दूर तक बने खुशी होगी। लेकिन वो तो शहर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, और हम अपने 7 निश्चय के इन 4 निश्चयों के जरिए हर गांव को स्मार्ट बना देना चाहते हैं, ताकि गांव वालों को भी ये महसूस न हो कि शहर में ज्यादा सुविधा है और हमारे यहाँ कम सुविधा है। तो इस प्रकार से 7 निश्चय हमने गिना दिया और इसी को देखने जा रहे हैं। आज मुझको खुशी हुई जब हम एक पंचायत में गए, एक वार्ड में, कितना बढ़िया गली का पक्कीकरण हुआ है, नाली का निर्माण हुआ है और घर में जल की व्यवस्था की गई है, नल के जल की व्यवस्था की गई। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं, वो भुई न था जी, भुइये गांव में है मेरा, भुई में जहां कचरा प्रबंधन था, भुई गांव बाजार जो भी कह लीजिए है, और वहां हमने देखा कचरा प्रबंधन का। मैं इसके लिए जिला पदाधिकारी को और इससे संबंधित सब अधिकारी को मैं बधाई देता हूं। जो कचरा के प्रबंधन का काम, घर से लोग कचरा को जहां तहां फेंक देते हैं, हर घर से कचरा इकट्ठा कर लिया गया
और जितना कचरा है उसको अलग अलग बांट दिया गया। प्लास्टिक का अलग है, सब्जी का अलग है, जो भी है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और सबकी बड़ी उपयोगिता है, उसका अलग अलग काम। और 12 महिलाएं लगी हैं जीविका की। और जो हमने देखा अद्भुत काम, तो हमने तो कहा कि उस पंचायत के 3 वार्ड में हुआ, पूरे पंचायत में ये जो कचरा प्रबंधन है इस काम को कर दीजिए और इसके बाद शुरू कीजिए। राजगीर में कीजिए, बोध गया में कीजिए, जो ऐतिहासिक नगरी है, लोग देखेंगे, जानेंगे और हर गांव से मांग होने लगेगी कि हमारे यहाँ भी इसी तरह से कचरा का प्रबंधन हो जाए। 1 रुपया 1 दिन में और सारा कचरा आपका चला गया बाहर, शहर भी, गांव भी साफ दिखेगा और कचरा का प्रबंधन भी हो जाएगा। तो ये जो विशेष काम, इसके लिए मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं और ये जरूर उपयोगी होगा। लेकिन जो हमने देखा निश्चय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को, मुझे खुशी हुई। निबंधन सह परामर्श केंद्र को भी देखा। यहाँ अति पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर छात्रावास हर जिले में बनाने का हमारा निर्णय था, यहाँ वो बन गया और महीना 1.5 महीना से हमारे अति पिछड़े वर्ग के युवा उसमें रह रहे। सबसे पूछा हमने, बहुत अच्छे ढंग से रह रहे। तो 7 निश्चय का जो क्रियान्वयन है वो हम देख रहे हैं और आप सबसे अपील करेंगे। और ये विकेंद्रित तरीके से काम हो रहा, इस काम में आप सबका सहयोग मिलना चाहिए। और 4 साल के अंदर हर घर में नल का जल, हर घर में शौचालय, हर गांव की गली का पक्कीकरण, नाली का निर्माण, हर घर में बिजली का कनेक्शन, ये सब हो जाएगा 4 साल के अंदर। इसी को देखने निकले और खुशी हो रही है। जन सहयोग से वार्ड के स्तर पर सब काम हो रहा है। वार्ड विकास समिति बनी है, सब लोगों के सहयोग से काम हो रहा। आप देखिएगा इसका क्या नतीजा आता है। तो इस चेतना सभा के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे, धैर्य के साथ। और 4 साल में बटा हुआ, तो एक पंचायत में अलग अलग वार्ड में 4 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। 4 साल में सबको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और इसके बाद जो एक बहुत बड़ा सामाजिक काम हुआ, याद करिएगा, पिछले साल 9 जुलाई को महिलाओं का एक सम्मेलन था पटना में, जिसमें हम भाषण देकर बैठ गए थे। पीछे से कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई कि शराब बंद कर दीजिए। वापिस आए माइक पर और हमने ऐलान किया, अगली बार आएंगे तो शराब बंद कर देंगे। और बिहार के लोगों ने फिर जनादेश दे दिया। 20 नवंबर को शपथ हुआ, 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस था। उस दिन हमने ऐलान कर दिया, नई उत्पाद नीति बनेगी और 1 अप्रैल से लागू होगी। 1 अप्रैल के पहले, जैसा मुख्य सचिव ने बताया, 3 महीने हम लोगों ने अभियान चलाया। 1,19,00,000 लोगों ने शपथ पत्र भरा कि शराब नहीं पिएंगे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। 9 लाख जगहों पर, दीवारों पर शराबबंदी के हक में नारे लिखे गए। हजारों जगह पर नुक्कड़ नाटक और गीत हुआ। और यहाँ पर सुन रहे थे अभियान गीत। तो इस प्रकार से वातावरण बना। 1 अप्रैल से गांव देहात में देसी शराब और विदेशी बंद, और 5 अप्रैल से शहर में भी बंद, पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया। और अब गांव की हालत बेहतर हो गई। शुरू में तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, तरह तरह की बात करते थे। कुछ पढ़े लिखे लोग, सभी पढ़े लिखे लोग नहीं, चंद पढ़े लिखे साधन संपन्न लोग शुरू में तो मेरा मजाक उड़ाते थे, अब बाद में विरोध करना शुरू किया। दरअसल वो इसको अपनी आजादी के साथ जोड़कर देखते थे कि हमको हमारी आजादी, हम जो चाहे खाएं, जो चाहे पिए, जो चाहिए खाइए, जो चाहिए पीजिए। लेकिन शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है और उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है। इसलिए जब शराबबंदी लागू किया गया तो जिसने भी विरोध किया, कड़ा कानून बना,
का तालिबानी कानून है, तरह तरह की बात कही गई, लेकिन जो शराबबंदी लागू किया गया उसका कितना फायदा हुआ? समाज में शांति है। हम तो जब बिहार के बाहर जाते हैं, लोग बुलाते हैं शराबबंदी की अभियान चलाने वाले लोग, हम लोगों को कहते हैं मेरी बात पर यकीन मत करिए, बिहार के किसी गांव में, किसी कस्बे में आप चले जाइए और देख लीजिए शाम का दृश्य। पहले कितना झगड़ा था, कोलाहल था, अब कितनी शांति। पहले पति पीकर आता था, घर में झगड़ा करता था, अब शराब बंद हो गया तो पति अब आता है, मुस्कुराते हुए घर वापस आता है और घर के लिए बाजार से सब्जी खरीद करके आता है। इतना बड़ा तो परिवर्तन हो गया, ये परिवर्तन हो गया। अब न झगड़ा है न झंझट है। और अभी अरे डीजीपी साहब अपने संबोधन के क्रम में उन्होंने नालंदा का आंकड़ा दिया, अपराध में जो कमी आई। हम पूरे बिहार के बारे में बता रहे हैं। अप्रैल 2015 से लेकर नवंबर 2015 तक जितने अपराध हुए उसकी तुलना में अप्रैल 2016 से लेकर नवंबर 2016 के बीच में 7 महीने में अपराध में भारी कमी आई। हत्या के मामले में 24% की कमी आई, डकैती में 26% की कमी आई, लूट में 16% की कमी आई, फिरौती हेतु अपहरण में 48% की कमी आई, भीषण दंगा में 37% की कमी आई, सड़क दुर्घटना में 19% की कमी आई, सड़क दुर्घटना से होने वाले मृत्यु में 21% की कमी दर्ज की गई। अपराध घट गया, शांति आ गई। बहुत लोग मेरी आलोचना करते थे कि भाई सरकार को 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमने कहा हम इसको नुकसान नहीं मानते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों का 10,000 करोड़ रुपया शराब में बर्बाद होता था। शराबबंदी के कारण बिहार के लोगों का 10,000 करोड़ रुपया बच रहा है, लोगों की बचत हो रही है। हम इसे बहुत बड़ी चीज मानते हैं। और ये जो बचत हो रही है, अब इसका सदुपयोग हो रहा है अच्छे अच्छे कामों में, बेहतर खाने की चीजों में। मालूम है आपको, दूध की बिक्री बढ़ गई। सुधा दूध का जो आंकड़ा है, बगल में ही मदर डेयरी है, अब अपना डेयरी है, सुधा डेयरी प्लांट है यहाँ।